हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है दोस्तों, वैसे तो 4 अक्टूबर हो गया है और 3 अक्टूबर मैंने जानबूझ के वीडियो पोस्ट नहीं किया। आप लोगों ने 1 और 2 अक्टूबर का वीडियो प्रॉपर नहीं देखा है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत किया करें। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें और हर रोज़ वॉच किया करें, चाहे आप बिज़ी हो या फ्री, क्योंकि ये आपके लिए बहुत क्वालिटेटिव और बेनिफिशियल कंटेंट मैं बना रही हूँ, तो इसको मिस मत किया करें। और अपने ही बेनिफिट के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए और इजीली हर वीडियो मिल जाए। और जब आप चैनल को QCL को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पे एक मिलेगा बेल का बटन, जिसको नोटिफिकेशन स्क्रीन रीडर या टॉकबैक नोटिफिकेशन के नाम से भी बोलता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज होगा, वहाँ 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। आप स्वाइप करेंगे तो नन और पर्सनलाइज के बाद ऑल और नन, यानी नन में तो बिल्कुल नहीं आएगी, पर्सनलाइज में कि आप जब चाहें तो देख सकते हैं, है ना, लेकिन आपके पास वैसे नोटिफिकेशन नहीं आएगी यूट्यूब पर। और पर्सनलाइज में क्या होता है कि मतलब वो सिर्फ ना ही ऐसा नहीं है कि आप वीडियो नहीं देख सकते, पर्सनलाइज में आपको सब्सक्रिप्शन में जाके वीडियो जो है पता चलेगी, ठीक है। और ऑल में क्या होगा, आपका जो इनबॉक्स होता है, नोटिफिकेशन बटन होता है, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे। ये ऑल में होता है, तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। और नन में तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो नन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको याद रखिएगा। तो ये बात है। अब आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, ये बात आपको उस दिन एहसास होगा जिस दिन आपको इस वीडियो को और चैनल को रोज़ाना देखते देखते जब आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा ना, आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी। जब आप रोज़ देखेंगे तो प्रोग्रेस भी निश्चित होगी, तो आपको बेनिफिट नज़र आने लगेगा। और वीडियो को आप लाइक और शेयर इसलिए ज़रूर किया करें ताकि मेरी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रही हूँ अब तक पहुँच रही है, इस बात का मुझे एहसास हो जाए। अच्छे कमेंट्स किया करें। शाहनवाज़ के लिए एक मेरे पास मैसेज है। शाहनवाज़, आप जब लाइक करते हैं तो आप वो बोलेगा एडिट टू लाइक और इतने जो लाइक दिखाएगा, और आप उसमें लाइक करेंगे तो वो बोलेगा एडिट टू लाइक वीडियो, ठीक है। लाइक दिस वीडियो 14 अदर पीपल, लाइक दिस वीडियो 15 अदर पीपल, इस तरीके से दिखाएगा आपको। और जब आप लाइक करेंगे वीडियो को तो क्या बोलेगा एडिट टू लाइक वीडियो। और फिर जब आप उसको एक बार कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो दोबारा एक बार फिर से उसको वीडियो को मतलब क्लोज़ करके यूट्यूब को और अगेन यूट्यूब खोल के वीडियो पे क्लिक करके देखें कि आपको बोलेगा जब 14 बोल रहा था, 15 बोल रहा था, अब एक ज़्यादा बोलेगा। अब ऐसे नहीं बोलेगा कि मतलब लाइक दिस वीडियो इतने अदर पीपल इतना ये, अब आपको बोलेगा 15, 16, 17, 18 जितने भी लाइक है उसमें एक एक्स्ट्रा आपका जोड़ के वो आपको बता देगा। लेकिन आपकी आईडी से लाइक नहीं हो रहे हैं कई दिन से, और इस बात का आप थोड़ा ध्यान दें कि आपकी आईडी से लाइक प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। वैसे मैंने रिप्लाई में भी कमेंट किया आपको लिखा है, तो ये बात है दोस्तों। आज आपको पता है 4 अक्टूबर होने को है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया था इस बार आपको पता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या दिवस था? कौन सा डे मनाया गया था? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। वो असल में दिन से बन गया, वो दिन सा, अहिंसा को बोल दिया मैंने। तो अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है शिक्षात्मक तरीके से, यानी शिक्षा के माध्यम से और जन जागरूकता यानी अवेयरनेस के माध्यम से इस हिंसा को संपूर्ण रूप से अहिंसा में बदल दिया जाए। जो भी समाधान हो वो अहिंसात्मक तरीके से हो, नॉन वायलेंस मतलब रूप से हो। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो बात होती है कि देखिए एक देश से ज़्यादा यानी एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको मनाया जा रहा है। जब वर्ल्ड लेवल की बात होती है
तो पूरे वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। और जब राष्ट्रीय की बात होती है तो इसका मतलब ये कि किसी एक विशेष देश या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जीडीपी और जीएनपी की। किसकी? जीडीपी और जीएनपी की। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे एनडीपी और एनएनपी की। हम बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो कर रहे हैं। कभी आपसे ये तो ना पूछा जाएगा कि जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी क्या होती है या जीएनपी क्या होती है, पर जीडीपी क्या होती है, जीएनपी का क्या मतलब है, ये अगर जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आर्थिक वृद्धि दर इतनी रही और इतनी रही और इतनी ग्रोथ रेट रही, तो वो न सिर्फ आपको रटा रटाया होगा बल्कि आपकी समझ में भी आएगा। ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि आपको बताऊं, किसी भी चीज़ या किसी भी एग्ज़ाम कोई भी कंपटीशन को आप देते हैं, या मान लीजिए अपने नॉलेज के लिए ही कोई क्विज़ पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो क्या आप किसी तुक्के की बेस पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न को सॉल्व आउट कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस के? कितना देंगे? गलत तो हो नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्चुअल जानकारी नहीं है, आपको अवधारणात्मक जानकारी नहीं है। तो किसी भी कंसेप्ट की जब तक फुल्ली इन्फॉर्मेशन ना होगी तो आप ऑब्जेक्टिव्स को हल नहीं कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न के माध्यम से जो आप एसएससी और रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हैं उनमें अगर आप पूरे क्वेश्चंस कर पाएँ तो आपको जो भी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो इनमें भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, उनके लिए आपको कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी उद्देश्य से मैं बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो कर रही हूँ, और वो तभी होगा जब आपको पूरी जानकारी होगी। और यूपीएससी में तो बिल्कुल सोचिएगा ही मत कि एक क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्टिव, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सोचिए कितनी ज़्यादा ना कि सब्जेक्टिव डीपली बल्कि कितनी ज़्यादा कंसेप्चुअल जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ना केवल यूपीएससी, ना केवल कोई स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी, आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी के लिए निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, आपको इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होना बेहद 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 ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा जीडीपी जीएनपी क्या है, लेकिन इनके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब आपको इनके बारे में बेहतर जानकारी हो। तो देखिए, आपको पता है जीडीपी जो इस बार रही है वो -23.9% रही है। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई थी यार, जो इकोनॉमिक्स का मतलब जो इकोनॉमिकल रिव्यू करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी का रिव्यू करते हैं, इंडियन इकोनॉमी का, उनके और आरबीआई के माध्यम से जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो क्या, फर्स्ट क्वार्टर की 3 महीने पे रिपोर्ट आती है कि जीडीपी ऑफ इंडिया कितनी रही है, तो -23.9%। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जीडीपी नेगेटिव में है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। कितनी है? -23.9%। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीडीपी इतनी नीचे चले जाए कि जीडीपी ना कि 1 या 2 में रह जाए बल्कि ना माइनस में चली जाए। और माइनस भी कितना? 23.9%। अपने अपने हिसाब से हर जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में। अगर आपसे पूछेंगे जीडीपी क्या है तो आप कह दोगे सकल घरेलू उत्पाद। अगर पूछेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है तो सकल घरेलू उत्पाद को कह दोगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल घरेलू उत्पाद ये दोनों हैं क्या, इनका मतलब क्या है, तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये बैंकिंग अवेयरनेस तभी और इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस दोनों तभी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
आपको मालूम है हर रेटिंग एजेंसी ने अपने हिसाब से एक घोषणा की है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर या सकल घरेलू उत्पाद दर इतनी रहेगी। ये घोषणा कैसे की, अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अभी माइनस में है और इतनी ज़्यादा नेगेटिव है। दोस्तों इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वस्तु यानी गुड्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, और जहाँ गुड्स नहीं है वहाँ सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज मतलब सेवा, तो जहाँ वस्तुएं और सेवाएं नहीं हैं, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो कहाँ वस्तु और कहाँ सेवाएं, कहाँ गुड्स एंड कहाँ सर्विसेज। तो ये जीडीपी तो अपने आप नीचे चले जाएगी। दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ डिसीजन ऐसे रहे जो वाकई में जिनका जो परिणाम है, ये मतलब बस कुल मिला के कह सकते हैं कि जो डिसीजन अच्छे नहीं थे, जो केंद्र सरकार के डिसीजन थे वो डिसीजन बेहतर साबित नहीं हुए, अच्छे नहीं थे। ये दो परिणाम हैं जिनकी वजह से जीडीपी नेगेटिव में चली गई इंडिया की। ठीक है, अब ये जीडीपी के बारे में कितने आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में रहेगी, ये आपको जो है रिव्यू मतलब एक अंदाज़ा लगा कर सारी रिव्यू लेकर रेटिंग एजेंसी बता रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये -23.9 थी, यानी कितनी वृद्धि हुई, कितनी ग्रोथ हुई, इतनी ग्रोथ हुई कि ग्रोथ जितनी थी वो भी एक से नीचे जाकर इतनी ज़्यादा कम हो गई कि माइनस में गई, और माइनस में भी 23.9% माइनस हो गई। ठीक है, आपने सुना कि अब आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, हमारे देश की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी वो कितनी है, वो लगभग $3 ट्रिलियन की है। कितनी है, $3 ट्रिलियन की। और वो कितने ट्रिलियन डॉलर्स में बनाने का उद्देश्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो $5 ट्रिलियन। कितना, $5 ट्रिलियन। और $3 ट्रिलियन की जीडीपी थी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को ज्वाइन किया एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब वो माइनस में चली गई, तो आप समझ सकते हैं, तो $3 ट्रिलियन से भी नीचे चली गई ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा एक बात ये याद रखिए कि जब आप ये पढ़ते हैं कि इस वर्ष 6.7% भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने की अनुमानित घोषणा है, उस वर्ष 7.8% रहने की घोषणा है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये क्या बढ़ रहा है, तो जो ग्रोथ हो रही है जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ रेट, ना कि जीडीपी, उनकी ग्रोथ रेट बताई जाती है, यानी वृद्धि दर। जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ रही है, वो ये वृद्धि दर बताई जाती है, ग्रोथ रेट बताया जाता है, ना कि जीडीपी बताई जा रही है। वो जीडीपी कितना प्रोग्रेस की है, कितनी उसकी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि दर बताई जाती है, वही ग्रोथ रेट बताई जाती है। ठीक है, वही बताते हैं कि जीडीपी इस क्वार्टर में इतनी रही, इस क्वार्टर में इतनी रही, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी इसमें इतनी थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो भाई, क्लियर हो गई। ठीक है, आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी क्या होती है, तो देखिए, अभी मैंने आपको दो कारण बताए थे। दो कारण में एक तो बताया था कि जो डिसीजन थे वो अच्छे नहीं थे, वो कुछ गलत डिसीजन हुए या बेहतर साबित नहीं हुए, या फिर मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन, जो कोविड-19 कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा, उनमें जो प्रोडक्शन रुक गया। तो आपको बताया कि फिर जब वस्तुओं का सवाल ही नहीं बनता, जब वस्तुएं नहीं तो सेवाएं नहीं। ठीक है, तो वस्तुएं, सेवाएं और अंतिम मूल्य यानी टोटल वैल्यूएशन, टोटल कॉस्ट वैल्यूएशन, ये तीन चीज़ जीडीपी में ऐड होती हैं। क्या क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स सर्विसेज एंड टोटल वैल्यूएशन, टोटल कॉस्ट वैल्यूएशन।
टोटल कॉस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जीडीपी में ऐड होती हैं। अब जीडीपी कैसे बनती है, तो जीडीपी में एक होती है हमारी जो ग्लोबल यानी जियोग्राफिकल जो ग्लोब में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, अपने देश की कुछ जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, कुछ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं अपने देश की, ठीक है। तो एक तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ आ गई जिसमें जो स्थलीय सीमाएँ आ गई और समुद्री सीमाएँ आ गई, है ना, स्थलीय और समुद्री सीमाएँ। और एक होता है जो कंसेप्ट आता है वो आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का। क्या आता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में मान लीजिए अभी एमओयू साइन हुए या फिर एमओए पूरा हुआ या कोई समझौता हुआ बिज़नेस के लिए, अपने देश भारत का जितने देश के साथ बिज़नेस हो रहा है तो वो सब राजनीतिक समझौते ही तो हैं, ऑफिशियल विजिट्स पे ही तो गए, ऑफिशियल सारे एग्रीमेंट्स तो हुए, बिज़नेस रिलेटेड समझौते हुए ना अपने देश के। तो वो तमाम का तमाम जो है वो किस में आएगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में। यानी कि अपने देश का दुनिया के जितने देशों के साथ बिज़नेस है, व्यापार कर रहा है, वो क्या हुई, वो ज्योग्राफिकल, वही हमारा कोई भौगोलिक अधिकार थोड़ी है, वो तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में आएगा क्योंकि हमने अपने देश का जो बिज़नेस है हमारे देश का वो इतने देशों के साथ चल रहा है। लेकिन एक देश की है कि हमारे देश का बॉर्डर यहाँ तक है, हमारे देश की बाउंड्री यहाँ तक है, तो हमारी समुद्री और स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय यानी भू सीमा, भूगोलिक सीमा इसीलिए कहते हैं। तो भूगोलिक सीमा क्या, ज़मीन की और जो हमारी जो समुद्र की, यानी समंदर और ज़मीन, सी एंड लैंड के जो बॉर्डर्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ तक हमारे देश की वो भौगोलिक सीमा में आ गई। और जो हमारे देश के बिज़नेस हैं, एमओयू के अलावा जो वो न एमओए होंगे, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बिज़नेस रिलेटेड, वो सब आ गए पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में। तो ये हो गई 2 चीज़ें। अब समझिए, ठीक है, जब हमारे देश की जो भी बिज़नेस हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जितने भी, चाहे वो देश के जितना भी बिज़नेस है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है, कुल बिज़नेस चाहे वो किसी भी देश के साथ हो रहा हो, वो हमारे देश का रहा है। और जो हमारी ज्योग्राफिकल सीमाओं में, यानी जो हमारे देश की आंतरिक समुद्री और स्थलीय सीमाओं में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी वस्तुएं, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तुएं बन रही हैं, जो भी सेवाएं मिल रही हैं, उन तमाम का जो अंतिम मूल्य है वो जीडीपी है। ये समझ में आई बात। जैसे कि मान लीजिए कि जो मतलब आप के देश का जो बिज़नेस हम लोग हैं, हमारे इंडिया का जितने देशों के साथ बिज़नेस है, तो वो हमारे देश की टोटल जीडीपी मान लीजिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर हमारे देश का जितना बिज़नेस हो रहा है वो तमाम का तमाम हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि हमारे देश का हो रहा है ना। तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को याद रखिए आप कि अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर जो भी अपने देश का बिज़नेस हो रहा है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है। तो उस बिज़नेस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे गुड्स बन रही हैं, तो उस बिज़नेस से बनने वाली गुड्स और सर्विसेज, और फिर उन गुड्स सर्विसेज का टोटल कॉस्ट वैल्यूएशन, यानी टोटल कॉस्ट वैल्यू, ये तमाम इंक्लूड होगी जीडीपी में। किसमें, जीडीपी में। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया एक लैपटॉप। तो एक लैपटॉप परचेज़ किया तो जाहिर सी बात है, आपने एक हमारे देश का अपना प्रोडक्शन हुआ था, एक वस्तु बनी थी जो लैपटॉप बना। या मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने मोबाइल ख़रीदा, आपने इतने पैसे दिए और आपके हाथ में वो चीज़ आ गई ना। तो ये तो हमें हुई वस्तु। अब जो ये लैपटॉप या मोबाइल या आपने जो भी ख़रीदा है, जो टैबलेट ख़रीदा है, कुछ भी, तो आपने जो उसकी कॉस्ट दी है,
तो क्या आपको ये पता है कि इसमें कितने कितने पार्ट्स लगे हैं, कितना खर्चा हुआ है, किस किस चीज़ के लिए आपने कितना पे किया है, कितना अदायगी की है, कितने कितने रेट्स की? नहीं पता ना। आपको पता है कि ये 40,000 का लैपटॉप है, तो आपने 40,000 से कम नहीं मिलेगा, 40,000 पे किए हैं। या आपके पास 25,000 का आपने ओप्पो का या मतलब वन प्लस का मोबाइल लिया, तो आपने 25,000 पे कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका जो टच डिस्प्ले फोल्डर है उसके कितने पैसे दिए आपने बैटरी के कितने पैसे दिए हैं, मदरबोर्ड के कितने पैसे दिए हैं, या फिर इसकी जो एक्सेसरी थी उसके कितने पैसे दिए हैं, वो तो ऐसे अलग से लेनी पड़ती है। तो इसी तरह लैपटॉप के आपने जो इसमें रैम के लिए जो काम हुआ था, या बैटरी के लिए जो भी हार्डवेयर, जो इसमें जो डिस्क लगे हैं, जो पार्ट्स लगे हैं, किस किस पार्ट्स के लिए आपने कितने पैसे दिए, नहीं लिए, नहीं पता ना आपको। ये टैबलेट के लिए जो भी ख़रीदा, या कपड़ा, इस कपड़े में क्या क्या और यूज़ हुआ था, इसके कलर के लिए या कुछ भी, क्या कलर, इसके जो मटेरियल के लिए कौन कौन सी चीज़ के लिए कितने पैसे दिए हैं आपने तो टोटल कपड़े के पैसे दिए ना, समझ गए? मतलब जो चीज़ ख़रीद रहे हैं आप, उस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, क्या क्या जो पार्ट्स लगे हैं, क्या मटेरियल्स लगे हैं, उनके पैसे आपने अलग अलग नहीं दिए, आपने टोटल एक कॉस्ट दी है, अंतिम मूल्य दिया है। ठीक है, ये वस्तु है। अब मान लीजिए मान लीजिए आप गए ब्यूटी पार्लर या गए सैलून, और आपने वहाँ पर आपने अपना जो भी काम करवाना था, आपने फेशियल करवाया, या आपने जो बॉडी मसाज करवाया, या हेयर कटिंग करवाई, ये जो भी करवाया, ठीक है, आपने पैसे दिए और आपने अपना काम करवा लिया। लेकिन आप कुछ लेके थोड़ी आए उस पैसे के बदले में, आपने तो सर्विस ली। क्या ली? सर्विस ली। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सर्विस हो गई। तो ये क्या हो गया? या मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में कुछ खाने पीने के लिए गए, ये छोड़िए, ये बात छोड़िए, मूवी देखी आपने, कोई मूवी के लिए आपने मूवी वॉच की और इतने पैसे का टिकट लिया था, तो टिकट के पैसे आपने अदा किए, मूवी वॉच की और आप आ गए। तो आपने तो सिर्फ इंटरटेनमेंट लिया ना, लेकिन आप कुछ साथ में लेके थोड़ी आए, आपने तो सर्विस का यूज़ किया। तो जो भी लैपटॉप मोबाइल ख़रीदा, कोई कपड़ा ख़रीदा, वो क्या था? वो गुड्स या वो सर्विस। अब एक आता है मिलके टर्म गुड्स एंड सर्विस। क्या? जैसे कि मान लीजिए वो कपड़ा या लैपटॉप या मोबाइल या जो मूवी आप तक बन कर आई, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ, और फिर कितने कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिला, कितने लोगों के तहत वो यहाँ आई और हमें मिल रही है। तो इसमें गुड्स भी है और गुड्स के साथ साथ हमें सर्विसेज भी मिल रही हैं। तो इनका जो भी कुछ है, हम लास्ट यानी अंतिम मूल्य कितने की चीज़ तैयार हुई, उसका हमने फाइनल प्राइस दिया। सर्विस के कितना चार्ज है, वो हमने फाइनल चार्ज दिया। तो यानी कि टोटल वैल्यूएशन गुड्स एंड सर्विस का अगर हम जो करते हैं अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में, वो कहलाता है जीडीपी। जब कोई भी देश अपनी ज्योग्राफिकल या इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी जो प्रोडक्शन से गुड्स बन रही हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका जो फाइनल वैल्यूएशन कॉस्ट देता है, वही होती है हमारी जीडीपी में ऐड। क्या होती है? वो हमारे जीडीपी में ऐड होती है। इसी तरह आप किसी स्टेट या फिर किसी सिटी का भी निकाल सकते हैं। स्टेट या सिटी में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके शहर में कौन कौन से जो वस्तु हैं आपने ख़रीदे, फिर आपके शहर की कौन कौन सी सेवाएं ली, आपके शहर के साथ किस किस कहाँ कहाँ बिज़नेस चल रहे हैं, वो तमाम बिज़नेस ऐड होंगे ना पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। तो उनमें जो ये आपकी वस्तुएं और सेवाएं जो आपने जिनका अंतिम मूल्य अदा किया, जो फाइनल कॉस्ट दिया, वही है जीडीपी। क्या है? जीडीपी। तो किसी भी शहर, किसी भी राज्य या किसी भी देश का आप इसी तरह निकाल सकते हैं। शहर का तो अन्य शहरों से कंपेयर करेंगे, राज्य का उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज और दूसरे स्टेट्स के साथ देखेंगे, या फिर देश का, कंट्री का देखेंगे तो किस किस कंट्री के साथ उसका पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, यानी बिज़नेस चल रहे हैं। ज्योग्राफिकल तो है ही है, जो अपने देश के अंदर है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज कितनी हैं, तो वो तमाम ऐड हो जाएंगी, और उसमें होने वाली वस्तुएं और सेवाएं और उन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वो तमाम
जो है जीडीपी में ऐड होगा। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई कि एक वर्ष के अंदर किसी देश की राजनीतिक सीमाओं में, किसी देश की राजनीतिक सीमाओं में, किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में 1 साल के भीतर, विद इन 1 ईयर्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल कॉस्ट वैल्यू आपने जोड़ेंगे, अगर आप फाइनल कॉस्ट वैल्यू जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा जीडीपी। यानी 1 साल के भीतर देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका अंतिम मूल्य जोड़ेंगे तो हो जाएगी जीडीपी। समझ में आई? 1 साल के अंदर देश की भौगोलिक और राजनीतिक सेवाओं में कुल टोटल वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल कॉस्ट वैल्यू यानी अंतिम मूल्य अगर आप जोड़ेंगे तो बनती है क्या? जीडीपी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ऐसे देख लें। मान लीजिए आपकी जो जियो कंपनी है, जियो कंपनी के मोबाइल आते हैं, मान लीजिए जियो कंपनी ने जो है 1000 रुपये का बिज़नेस किया जियो ने। ठीक है, तो वो जियो की बात हो गई। एक आपने सुना होगा शाओमी, एमआई का भी यहाँ पर एफडीआई है, लेकिन एफडीआई का उसने 500 का बिज़नेस किया था मिसाल के तौर पे, 500 का बिज़नेस किया, लेकिन वो 500 तो अपनी कंट्री में ले जाएगी ना अपनी कंट्री में 500, क्योंकि वो तो बाहर की कंट्री है, वो कंपनी है बाहर की कंपनी है, बाहर कंट्री की, तो वो चाइना की है। तो चाइना की है तो वो 500 रुपीज़ तो उसके हैं ना, वो हमारे थोड़ी हैं। हमारे तो 1000 जो जियो ने कमाए हैं वो हमारी जीडीपी में ऐड होंगे। लेकिन मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है और वो है जर्मनी में, और जर्मनी में उसने 100 रुपये का बिज़नेस किया है, तो वो 100 रुपये का बिज़नेस हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में ऐड होगा, क्योंकि वो 100 रुपये हमारे पास आएंगे, वो हमारे देश की कंपनी थी। तो हमारी 1100 रुपये जीडीपी हो गई। क्या हो गई? 1100, 1000 किसकी? जियो की, और जो 100 रुपये किसी और कंपनी की। मान लीजिए टाटा ने 100 रुपये का बिज़नेस किया मिसाल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल, तो 100 रुपये, टाटा हमारी कंपनी थी इसलिए 100 रुपये का जो बिज़नेस किया वो हमारे पास आएंगे 100 रुपये, तो हमारी जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये एफडीआई के थ्रू, यानी हमारा जो बिज़नेस जहाँ हो रहा है वहाँ से हमें मिल रहे हैं। लेकिन जो शाओमी, जो एमआई कंपनी है, वो हमारे यहाँ बिज़नेस कर रही है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, एफडीआई बढ़ रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बस इतना ही हो रहा है। लेकिन वो जो कमाएगी वो अपने देश वापस ले जाएगी। हमारा तो ये फ़ायदा है कि हमारे यहाँ जो है ब्रांड बढ़ रहा है, और ब्रांड जो उनका बढ़ रहा है उससे रोज़गार मिल रहा है लोगों को, तो वो जो कमाएंगे वो अपने वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, जो हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो कमा रहे हैं, वो जो यहाँ खर्च करेंगे वो कहाँ ऐड होगा? जीडीपी में। कहाँ होगा? जीडीपी में। तो टोटल जो है 1 साल के भीतर देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में 1 साल के अंदर देश की भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं में वस्तुओं और सेवाओं का अगर हम अंतिम मूल्य ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। अब क्या होता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है कि मान लीजिए जो 100 रुपये का हमारी कंपनी ने बिज़नेस किया था बाहर, वो तो जो है क्या हुआ, वो हमारा जीडीपी में जुड़ गया था। लेकिन अब सुनिए, जो 1000 रुपये का बिज़नेस जियो ने किया है, और 1000 में से अगर मान लीजिए उनका 200 रुपये के मोबाइल, मतलब 200 रुपये के प्रोडक्ट्स ऐसे इस टाइप के थे, या जैसे भी थे, 200 रुपये के प्रोडक्ट्स उनके जो है रिजेक्ट हो गए, ख़राब हो गए किसी भी तरीके से। उनका 1000 में से 200 रुपये का माल ख़राब हो गया, तो जीडीपी में से वो 200 रुपये माइनस कर देंगे, तो 1100 में से वो माइनस कर देंगे 200 रुपये, तो क्या बच जाएगा? 900। तो इसकी परिभाषा ऐसे करेंगे कि कुल हमारी जो है, क्या कहेंगे, कुल हमारी जो टोटल जीडीपी है, तो जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं की कुल वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जो हम जोड़ रहे थे, तो मूल्य तो जोड़ेंगे माइनस
कुल नुकसान कर देंगे। तो अब क्या कहेंगे इसको, किसी देश के देशवासियों अथवा विदेशियों द्वारा होने वाली कुल साल भर के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को अगर हम जोड़ते हैं तो वो जीडीपी है, और होने वाले कुल नुकसान को माइनस करते हैं तो वो क्या होगी, जीएनपी। क्या होगी, जीएनपी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमने अंतिम मूल्य जोड़ा था, लास्ट कॉस्ट वैल्यू जोड़ा था, यानी फाइनल कॉस्ट वैल्यू जोड़ा था, वो तो जीडीपी थी। लेकिन अगर हम फाइनल लॉस को माइनस कर देंगे, जीडीपी माइनस फाइनल लॉस, तो क्या होगा, जीएनपी। टोटल जीडीपी माइनस फाइनल लॉस तो क्या होगा, बराबर जीएनपी। टोटल जीडीपी माइनस फाइनल लॉस इक्वल टू जीएनपी। टोटल जीडीपी, जो जीडीपी है, जीडीपी माइनस फाइनल लॉस इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों ये बड़ी मेहनत का कंसेप्ट है। आज के बाद आप जब भी सुनेंगे 5% बढ़ी, 6 पॉइंट बढ़ी, 2 पॉइंट बढ़ी, तो आप समझ जाएंगे कि ग्रोथ रेट है। अब जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और प्लीज़ ये भी बताएं कि आप मॉडर्न इंडिया या जीएस का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर, स्टोरी सेक्शन, या प्लीज़ इंग्लिश, या 2 दिन का करंट अफेयर, कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएँ। और एक बात और, कोई और कन्फ्यूज़न हो तो वो भी बताएँ, मैं क्लियर करवाऊँगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी। Mint launcher 12:39 रविवार अक्टूबर 4 press select to activate press open audio lab start recording button double tap to activate। दोस्तों मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, आई एम सो सॉरी। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने की वजह से ऐसा हुआ, तो आई एम सो सॉरी। तो अपना ख्याल रखिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई परेशानी है मैं ज़रूर क्लियर करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।